आज हम लोग सेमेस्टर 6 के लेबर इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता अर्थात इस वैश्विक आपदा के दौर में श्रम कानूनों में क्या सुधार किया जाना चाहिए, या अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि वैश्विक महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए श्रम सुधारों का मूल्यांकन कीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। यह बहुत ही करंट टॉपिक है और वर्तमान समय में हम लोग कोविड-19 की समस्या से गुजर रहे हैं। भारत में कई वर्षों से श्रम क्षेत्र में सुधारों की मांग की जाती रही है। ये मांग न सिर्फ उद्योगों की ओर से बल्कि समय समय पर श्रमिक संगठनों की ओर से भी की जाती रही है, किंतु विभिन्न हितधारकों के हितों को एक साथ संबोधित करना संभव नहीं हो पाने के कारण श्रम सुधार उपेक्षित ही रहे हैं। भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी श्रम सुधारों को जरूरी माना जाता है। उदारवादी आर्थिक विशेषज्ञ भी श्रम सुधार के पैरोकार रहे हैं। कई आर्थिक जानकारों का तो यहाँ तक मानना रहा है कि श्रम कानूनों के कठोर नियमों की वजह से न सिर्फ औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है, बल्कि विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने में संकोच कर रही हैं। अर्थव्यवस्था में इन सुधारों के मांग के क्रम में ही कोरोना वायरस के प्रसार ने व्यापक प्रभाव डाला है। वर्तमान में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं। इस समय जहां उद्योगों के समक्ष कार्य संचालन की समस्या है, तो वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट है। ऐसी स्थिति में सरकार उद्योगों का कार्य संचालन प्रारंभ करना चाहती है, परंतु तमाम उद्योगपति जटिल श्रम कानूनों के कारण उद्योगों को प्रारंभ करने में सशंकित हैं। ऐसे में कई राज्यों द्वारा किए जा रहे श्रम कानूनों में बदलाव अर्थव्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक कदम साबित हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं श्रम कानूनों से क्या तात्पर्य है या उसका क्या अर्थ है। श्रम अधिनियम या श्रम कानून किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो श्रमिक या कार्मिकों, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों तथा सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। श्रमिक समाज के विशिष्ट समूह होते हैं। इस कारण श्रमिकों के लिए बनाए गए विधान सामाजिक विधान की एक अलग श्रेणी में आते हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों ने अध्यादेशों या कार्यकारी आदेशों के माध्यम से श्रम कानूनों में परिवर्तन की नींव रखी है। विदित है, श्रम भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का एक विषय है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में जो परिवर्तन किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए कुछ प्रमुख श्रम कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। औद्योगिक विवादों, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियनों, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधान निर्धारित समय के लिए प्रचलन में नहीं रहेंगे। हालांकि बंधुआ मजदूरी, बच्चों एवं महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम और वेतन संदाय अधिनियम से संबंधित कानूनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को शुरू करने के लिए ली जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑटो मोड पर करने की तैयारी की है। इसके तहत अब व्यापारियों को उद्योग शुरू करने के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 90 लाख रोजगार सृजन के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। मध्यम, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा
ऋण देने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 1000 दिनों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं। नियोक्ता कर्मचारियों की सहमति से कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। सप्ताह में ओवरटाइम की अवधि अधिकतम 72 घंटे तक सुनिश्चित की जाएगी। कारखानों का पंजीकरण 30 दिनों के बजाय अब 1 दिन में किया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण अब प्रति वर्ष करने के स्थान पर 10 वर्षों बाद किया जाएगा। उपयुक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधिकांश प्रावधानों से छूट दी जाएगी, जैसे संगठन अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को सेवा में रखने में सक्षम होंगे तथा श्रम विभाग या श्रम न्यायालय उद्योगों द्वारा की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 50 से कम श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदार अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत पंजीकरण के बिना भी कार्य करने में सक्षम होंगे। राज्य में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रमुख छूट हैं। नई औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण करने और समय समय पर होने वाले निरीक्षण की औपचारिकताओं से छूट दी गई है और अपनी सुविधानुसार औद्योगिक इकाइयों के कार्य संचालन का समय निर्धारित करने की भी शक्ति दी गई है। श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में नियोक्ताओं को दंड से भी छूट प्रावधान दी गई है। अब इस श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर सरकार अपना पक्ष रखती है, अर्थात सरकार किन आधारों पर श्रम कानूनों में सुधार करना चाहती है। पहला, राज्यों में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम कानूनों का उदारीकरण करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, श्रम कानूनों में सुधार के द्वारा ही मौजूदा कार्मिकों के रोजगार की रक्षा और उन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की संभावना है जो अपने राज्यों में वापस चले गए हैं। लंबे चलने वाले इस संकट के दौरान प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा। कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के कारण गिरने वाले राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिए यह एक कारगर विकल्प साबित होगा। श्रम सुधार का विचार अचानक से नहीं आया है, बल्कि यह लंबे समय से उद्योगों की मांग रही है। वर्तमान परिवर्तन में यह आवश्यक हो गया है कि निवेशक जटिल कानूनों और लाल फीताशाही के जाल में फंसे न रह जाएं, इसलिए इन कानूनों पर सुधार करना आवश्यक रह गया था। वर्तमान संकट के समय में तमाम कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं। ऐसे में उन कंपनियों तथा विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु श्रम कानूनों में सुधार करना जरूरी है। वर्तमान में 24.6% की भारी बेरोजगारी दर का सामना कर रहे राज्यों के लिए रोजगार सृजन का यह एक बेहतरीन अवसर साबित होगा। परंतु श्रम कानूनों में सुधार के फलस्वरूप कुछ चिंताएं भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे श्रम कानूनों के निलंबन से मजदूर पूंजीपतियों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए, जिससे बंधुआ मजदूरी के एक नए स्वरूप में प्रचलित होने की प्रबल संभावना है। श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से मजदूरों को मिलने वाली समस्त सुविधाएं जैसे भविष्य निधि, बोनस, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि निष्प्रभावी हो गए हैं। संशोधित श्रम सुधारों के द्वारा मजदूरों को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा से भी समझौता किया गया है, जो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से संगठित क्षेत्र के रोजगार भी असंगठित क्षेत्र के रोजगार में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे मजदूरी दर में गिरावट आएगी। अब हम लोग देखते हैं अन्य देशों में इस वैश्विक महामारी के दौर में श्रम कानूनों में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। बांग्लादेश में श्रम कानूनों के तहत ट्रेड यूनियन शुरू करने के लिए श्रम बल के 30% की सहमति की दरकार होती है। वहाँ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में कानूनी रूप से श्रमिक संगठन स्थापित करने की अनुमति नहीं देते हैं।
इसी तरह विदेशी भागीदारी में स्थापित कारखानों में आरंभिक 3 वर्षों में हड़ताल की अनुमति नहीं है। इसके विपरीत भारत में ट्रेड यूनियन का काफ़ी दबदबा है, जिससे भारत में हमेशा आर्थिक उत्पादन प्रभावित होता रहता है। वियतनाम ने भी एक नई श्रम नीति बनाई है। वर्ष 2021 से प्रभावी होने वाली इस नीति के तहत कंपनियों को अपने स्तर पर वेतन भत्ते तय करने की अधिक स्वतंत्रता होगी। साथ ही सरकारी हस्तक्षेप या प्रशासनिक निपटान की जगह आंतरिक सुलह प्रक्रिया को बढ़ावा देकर विवाद सुलझाने के तंत्र को अधिक लचीला बनाया जाएगा। चीन में वर्ष 1980 के दशक में जब पूंजीवादी आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई तो तमाम तरह के सुधारों को संस्थागत रूप दिया गया, जिनमें जीवन भर के लिए रोजगार के प्रावधान, केंद्रीकृत वेतन भत्ता निर्धारण व्यवस्था तथा प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रणाली को समाप्त करना शामिल था, जिससे चीन में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई। उत्पादन बढ़ने के साथ ही चीन को विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और उदारीकृत श्रम सुधारों के द्वारा चीन शीघ्र ही विनिर्माण का केंद्र बनकर उभरा। वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए उदारीकृत श्रम सुधारों की आवश्यकता है। श्रम सुधारों के जरिए ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, जो इस समय रोजगार सृजन के लिए अति आवश्यक है। सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन पर इन सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए अथवा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। परंतु इस श्रम कानूनों में सुधार करते समय इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि इसका श्रमिकों के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।